नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मैं हूं सुरभि मेहता आपके साथ। आइए रूबरू होते हैं देश प्रदेश की खबरों से। राजस्थान में शनिवार को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकांश के नतीजे आ गए। अलवर, बारां, करौली, दौसा, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही जिले की 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के 1775 वार्डों के लिए वोट डाले गए थे। इन चुनाव में 7,249 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पहले 4 चरणों के चुनाव में जहां भाजपा का पलड़ा भारी रहा था, वहां इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही। वहीं बोर्ड बनाने की चाबी कई जगहों पर निर्दलियों के पास है। धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर में जहां कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है, वहीं करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में निर्दलियों ने बाजी मारी है। जिले में इटावा व रामगंज मंडी निकाय चुनाव में कांटे की टक्कर रही। घोषित परिणामों में इटावा में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देते हुए 35 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 10 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव जीता है। इधर रामगंज मंडी नगर पालिका में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस को 40 में से 20 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 13 सीट ही नसीब हुई। वहीं 7 निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। 12 जिले के अंता में नगर पालिका 35 वार्डों के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। यहां भाजपा तथा कांग्रेस पार्टी की बराबर सीटें आने के कारण निर्दलियों के दम पर नगर पालिका का बोर्ड बन सकेगा। 12 नगर परिषद में 32 पार्षद कांग्रेस और 21 पार्षद बीजेपी, 7 पार्षद निर्दलीय जीते। इससे कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय है। वहीं सवाई माधोपुर नगर परिषद की 60 सीटों में से 27 पर कांग्रेस, 22 पर भाजपा व 10 पर निर्दलीय तथा 1 पर सीपीआई ने जीत हासिल की। यहां गंगापुर सिटी नगर पालिका में 60 सीटों में से 27 पर भाजपा ने तो 11 पर कांग्रेस व 21 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 48 में भाजपा और निर्दलीय के बीच टाई हुआ। इस पर लॉटरी से फैसला किया गया, जिसमें निर्दलीय विकास गुप्ता ने जीत हासिल की। दोनों ही जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। बिना निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन के दोनों ही नगर परिषदों में कोई भी पार्टी बोर्ड नहीं बना पाएगी। दोनों जगहों पर बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों की पार्टियों के नेता निर्दलीय विजेता प्रत्याशियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। दोनों ही जगहों पर बोर्ड उसी पार्टी का बनेगा जो निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में सफल होगा। जेके लॉन अस्पताल में बीते दिनों हुए नवजातों की मौत के मामले में सियासी दौरों के बाद अब जांच दलों के दौरे लगातार जारी है। एक तरफ राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी पड़ताल में जुटी हुई है, तो अब जोधपुर और एम्स से आई 6 स्पेशलिस्ट की टीम दूसरे दिन भी जेके लॉन अस्पताल के दौरे पर रही। सभी स्पेशलिस्ट ने फिर पीडियाट्रिक्स के एचओडी डॉक्टर अमृतलाल बैरवा से घंटों तक चर्चा की और अस्पताल के हालातों को समझा। साथ ही अस्पताल में एमसीआई के मापदंड पूरे हैं कि नहीं, स्टाफ और डॉक्टर्स की संख्या, मशीन, उपकरण आदि की उपलब्धता, उनकी कंडीशन की भी जांच की। दौरे के बाद केंद्रीय दल जांच रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के शाहजहांपुर से आगे हरियाणा बॉर्डर पर रविवार को फिर किसान हाईवे पर आ गए। इसके कारण हाईवे पर जाम लग गया। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव व मेधा पाटकर भी कई संगठनों से जुड़े लोगों और किसानों के साथ बॉर्डर पर पहुंचे, जबकि दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी। हरियाणा बॉर्डर से किसानों को दिल्ली कूच कराने के लिए बड़ी संख्या में कई संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहांपुर पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को हरियाणा बॉर्डर से आगे नहीं जाने दे रही, जबकि पिछले करीब 10 दिनों से किसान यहां पड़ाव डाले हैं। अब लगातार बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी तो हरियाणा सरकार ने पुलिस फोर्स बढ़ा दी। किसानों के बीच पहुंची मेधा पाटकर ने मांग की कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसी से किसानों का भविष्य में भला हो सकता है। मौजूदा कृषि कानून किसान नहीं चाहते हैं। इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक किसान मानने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में चारों दिशाओं में किसानों का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा है। अब राजस्थान से लगने वाले हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन तेज हो गया है।
किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन बीच में बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का बड़ा रोड़ा है। कृषि कानूनों के खिलाफ 18 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब पंजाब पुलिस भी आ गई है। डीआईजी जेल लखविंदर सिंह झाकर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एडीजीपी जेल पीके सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी मिलने की पुष्टि की है। लखविंदर ने लिखा कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, इसीलिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुरंत प्रभाव से पद मुक्त करें ताकि दिल्ली जाकर अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ सकूं। इधर किसान कानून वापसी के अलावा किसी भी तरह के संशोधन के लिए तैयार हैं। इसी को लेकर किसान दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे सोमवार को भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेता कमलप्रीत सिंह ने कहा कि रविवार को राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे आंदोलन खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने सबको फेल कर दिया। कमलप्रीत ने कहा कि सरकार ने हमें बांटने की भरपूर कोशिश की। जीत मिलने तक हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। 14 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर पर कई किसान नेता एक साथ मंच पर आएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। हम किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संसद भवन के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने शहीदों के सम्मान में 1 मिनट का मौन भी रखा। गौरतलब है कि 19 वर्ष पूर्व आज ही के दिन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हो गए थे। एक माली और एक फोटो पत्रकार की भी हमले में मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों ने 5 हमलावरों को ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया कि 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए आतंकवादी हमले में संसद की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले लोगों को कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर के उन प्रहरियों के महान बलिदान को याद करते हुए हम आतंकी ताकतों को परास्त करने के लिए अपने प्राण को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, हम हमारी संसद पर आज ही की तारीख में 2001 में हुए कायराना हमले को कभी नहीं भूल सकते। हम हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वालों के बलिदान एवं बहादुरी को याद करते हैं। हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद में आतंकवादियों के कायराना हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माता के सपूतों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमले के बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ये फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इससे सेना जरूरत के मुताबिक चीजों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर सकेगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। दुश्मनों के साथ 15 दिन की जंग लड़ने के लिहाज से वेपन सिस्टम और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। इस कवायद का मकसद सेना को पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ जंग के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि सेना को स्टॉक बढ़ाने की छूट कुछ समय पहले दे दी गई थी। कई साल पहले ऐसी तैयारी की गई थी कि सेना के पास 40 दिन की लड़ाई के लिए रिसोर्स मौजूद रहे। हथियारों और गोला बारूद के स्टोरेज से जुड़ी चुनौतियों और बदलते हालात के कारण इसे 10 दिन कर दिया गया था। उरी हमले के बाद से महसूस किया गया कि सेना के पास युद्ध के लिए रिजर्व स्टॉक बहुत कम है। तब से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वाइस चीफ की खरीदी के अधिकार 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक कर दिए थे। तीनों सेनाओं को जरूरी
साजो सामान की खरीद के लिए 300 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दी गई थी। तब महसूस हुआ था कि युद्ध की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय सेनाएं हथियार और मिसाइल सिस्टम खरीद रही है ताकि हालात बिगड़ने पर दोनों मोर्चों पर असरदार कार्रवाई की जा सके। नए संसद भवन के भूमि पूजन के 2 दिन बाद तमिल एक्टर डायरेक्टर कमल हासन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब देश कोरोना से जूझ रहा है, महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में नए संसद भवन की क्या जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब कोरोना की वजह से आधा देश भूखा है और उनकी नौकरियां जा रही है तो फिर 1000 करोड़ की नई संसद क्यों। जब चीन की दीवार बनाने के दौरान हजारों लोगों की जान गई थी तब शासकों ने कहा था कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। आप किसकी रक्षा के लिए 1000 करोड़ की संसद बना रहे हैं? चुने गए सम्माननीय प्रधानमंत्री कृपया जवाब दें। हासन ने एक्टर के तौर पर काफी नाम कमाया। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रहे। हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 2018 में अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उन्हें करीब 4% वोट मिले थे। हासन की पार्टी का फोकस 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जल्दी वह मदुराई से अपने पहले चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तमिलनाडु में भाजपा और AIMDK मिलकर चुनाव लड़ेंगी। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले आपने भाजपा शासित नगर निगमों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी। आप पार्टी का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों में 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का हेरफेर हुआ है। पार्टी ने घोषणा की थी कि जब तक इस मामले की जांच के आदेश नहीं दिए जाते तब तक वह शार उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर से प्रदर्शन शुरू करेंगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आपके राघव चड्ढा और 9 अन्य को केंद्रीय गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाने के दौरान हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और राजेंद्र नागर को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने पहले प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोविड-19 के संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के मद्देनजर इसे खारिज कर दिया गया था। चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम भाजपा नीत नगर निगमों में सबसे बड़े घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारे घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह इस भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं? पुलिस ने बताया कि चड्ढा के अलावा बुराड़ी के विधायक संजीव झा, किरोड़ी के विधायक ऋतुराज झा और कोंडले के विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लिया गया। आपका आरोप है कि भाजपा नीत उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से लिए गए 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की हेरफेर की है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी देश प्रदेश की विशेष खबरें। अब दीजिए इजाजत मुझे यानी सुरभि को। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।